पेपर लीक के नाम पर जंतर मंतर पर जो हुआ उसे पूरे देश और पूरी दुनिया ने देखा। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी, प्रधानमंत्री के मां के नाम पर भी गाली दी गई। अब जब प्रोटेस्ट खत्म हो गया है और वीडियो सामने आने लगे हैं तो पूरा देश शॉक्ड भी है। इसकी वजह से जिनसी की भाषा, जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हुआ, गालियां दी गई, समाज में आक्रोश भी पैदा हुआ। हर कोई सोचने लगा कि आखिर हमारे बच्चे ऐसे कैसे हो सकते हैं, हमारी बेटियां ऐसी गालियां कैसी दे सकती हैं। कुछ के खिलाफ तो एफआईआर तक दर्ज करा दिए गए। और दोनों पहलू है। कुछ लोगों ने इस बात का समर्थन भी किया कि भाई आक्रोश है, बच्चे हैं, ये मुंह से गाली निकल गई। और कुछ लोगों ने हैरानी जाहिर की और जो केसेस हो रहे हैं, जो शॉक्ड हैं, जो दुखी हैं, उनसे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे कनेक्ट किया वो इंपॉर्टेंट बात है। जेनजी के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात फिर दिल की बात रखी। उन्होंने गालीबाजों को माफ कर दिया। समाज से उन्होंने अपील की कि इन बच्चों को माफ कर दिया जाए। पीएम ने कहा कि बचपन में गलतियां होती हैं, सुधरने का अवसर भी होता है। ऐसे में इन गुमराह बच्चों को गले लगाकर सही राह दिखाने का हमारा काम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये काम लगातार कर भी रहे हैं। 31 जुलाई हो, 30 जुलाई हो, 26 जुलाई हो, और पहली बार जब उन्होंने कॉन्वर्सेशन की थी वो 23 जुलाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार जेनजी से ऐसा ही संवाद स्थापित करने की कोशिश की है। पहले मामला पेपर लीक से जुड़ा हुआ था, अब मामला गाली से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा वो सुनना इंपॉर्टेंट है। आप सुने। मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई, न जाने। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। कल्चरल शॉक था, हाँ शॉक था। ऐसी गालियां दी जाएंगी ये नहीं पता था, लेकिन ये देश ने देखा। लेकिन जो बात सीखने वाली और समझने वाली ये है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई दांत में तकलीफ होती है तो मुंह नहीं तोड़ देते हैं, जुबान नहीं काट देते हैं।
अपने ही बच्चे हैं। बिल्कुल, और इस बात के इसके बड़े मैसेज को समझने की जरूरत है, राजनीतिक संदेश को समझने की जरूरत है। गालियों को लेकर के और जो जंतर मंतर पर हुआ, हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। अभी जो उससे आगे बढ़े अगर हम लोग, तो जो प्रधानमंत्री का एक वीडियो आया उसको देख के सबसे पहले रहीम दास का एक दोहा याद आया, आप सबने सुना ही होगा कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात है, का रहीमन घट गयो जो भृगु मारी लात। बिल्कुल और ये कथा है हम लोगों के यहाँ की। जब भृगु ऋषि मिलने गए थे भगवान विष्णु से, वो आराम कर रहे थे और भृगु ऋषि ने उनकी छाती पर लात मार दी, और इसके बावजूद जब भगवान जगे तो उन्होंने हाथ जोड़ करके और भृगु ऋषि से कहा कि आप अपनी बात कहिए। उनकी बात सुनी। ये भी कहते हैं कि उस लक्ष्मी जी नाराज हो गई, पृथ्वी पर आ गई, तिरुमाला की पहाड़ियों में भटकी। आज तिरुपति में जो भगवान वेंकटेश मौजूद हैं वो उसी कथा का हिस्सा है, जिसका जिक्र किया रहीम दास ने कि का रहीमन हरि घट्यो जो भृगु मारी लात। तो बच्चों ने अगर कुछ कहा जंतर मंतर पर, उसको लेकर के हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और ये भी एक बात हम यहाँ कह देना जरूरी है कि गालियों के जो स्वरूप हैं अपने यहाँ, उसमें एक स्वरूप गुस्से की गालियों वाला होता है, एक प्रेम की गालियों वाला होता है, एक नफरत की गालियों वाला होता है। और काशीनाथ सिंह ने जो काशी का 80 उपन्यास लिखा है, उसमें उन्होंने कहा कि काशी, उसमें बड़ी गालियां हैं। लोगों ने पूछा कि भाई इतनी गालियां हैं, तो उन्होंने कहा कि ये काशी की गालियां फकीर की गालियां होती हैं। तो एक फकीर वाली गालियां होती हैं। तो वो कई रूप हैं। प्रधानमंत्री ने इसको उसी रूप में लिया है कि ये बच्चों के गुस्से वाली गालियां हैं। फिर उन्होंने इस रूप में लिया कि ये बच्चे हैं और रास्ता भटक गए हैं, इनको सही रास्ते पर ले आना है। ये एक बड़ा संदेश है। इसका राजनीतिक संदेश भी है, सामाजिक संदेश भी है, और इसी को संदेश को समझने की जरूरत है और तमाम लोगों को समझने की जरूरत है। मैं इसी पॉइंट पर आ रही थी। उनकी पार्टी को भी, सरकार को भी, सबको ये समझने की जरूरत है जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं। मैं इसी पॉइंट पर आ रही थी कि प्रधानमंत्री, आपने जो दोहा सुनाया कि जो बड़ा होता है वही बड़ा दिल दिखा सकता है, और बड़ा दिल दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफ किया और ये सीख दी कि आप भी माफ करो और आगे बढ़ो। यही बात उनके सांसदों को भी सीखनी है, वही बात नीचे पुलिस तक भी जाएगी, वही बात आपके प्रवक्ताओं तक भी जाएगी। और देखिए, ये प्रधानमंत्री का जो ये मैसेज है, ये भारतीय राजनीति में बहुत पहले भी जो उस तरह के बड़े नेता हुए, मैं बिहार से बताता हूँ, कर्पूरी ठाकुर, जब वो मुख्यमंत्री बने जनता पार्टी की सरकार आई 77 में, और पिछड़ों के लिए जब उन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन के लिए सीटें रिजर्व की, तो उस समय लोगों को लगा कि अब तो गया। तो जहां भी वो ट्रेन से चलते थे, उस समय नहीं थे साधन, तो वहां पे स्टेशन पे छात्र जो होते थे, जो ये मानते थे कि अब आरक्षण आने के बाद अब हमारी भविष्य का कोई, भद्दी भद्दी गालियां उनको दी जाती थी, भद्दी भद्दी गालियां। और जब वहां पे हुआ कि इस पे कोई बल प्रयोग करे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये इनका आक्रोश निकल रहा है, ये अपने वेंटेज पॉइंट से देख रहे हैं। उसी तरीके से समाजवादी जो परिवेश था, विमर्श था, सोशलिस्ट लोहियाइट थे, बिहार में तो ये चला कि अगले साल भादो में गोरी हाथ मतलब कि अपर कास्ट वीमेन, कादो मतलब कीचड़, तो औरतों से जोड़ के, सेक्सुअलिटी से जोड़ के इस तरह की गालियां दी गई थी। तो ये अजीत जी ने जो बताया कि गालियों का संदर्भ भी है, जब आप आक्रोशित होते हैं, जब आप गुस्से में होते हैं और जब गालियां देते हैं, तो उससे उस व्यक्ति का चरित्र सिद्ध कर देना कि ये इसी तरह गालीबाज है, इसके परिवार के संस्कार क्या है। तो प्रधानमंत्री ये भी चेता रहे थे, बाकी जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि उनके शेमिंग करो, उसकी फैमिली की शेमिंग करो, उस पर FIR करवाओ, ये भी समाज में दे रहे थे कि संदर्भ को समझिए और बड़ा हृदय रखिए। और उम्मीद है कि ये परकोलेट होगा, ये सद्बुद्धि आएगी कि आप अपने ही समाज के जो नई पीढ़ी हैं, अगर उन्होंने आक्रोश में कुछ कहा है, उनके और उनके परिवार को जब आप टारगेट करेंगे, तो समाज में सद्भावना नहीं, समरसता नहीं, इससे और ज्यादा कटुता ही बढ़ेगी, तलखी बढ़ेगी। मैं इसमें मीडिया को भी अगर शामिल कर दूं, क्योंकि बहुत सारे पत्रकारों को भी इसी तरीके से गालियां दी गई है, बहुत खराब लगी। चलिए, हमारे चैनल के तो रिपोर्टर्स के साथ नहीं हुआ, लेकिन बाकी अन्य चैनल के रिपोर्टर्स के साथ हुआ, अभद्रता हुई, उसमें भी संदेश यही जाता है कि माफ करो, आगे बढ़ो, क्योंकि ये आज से नहीं हो रहा है। आप ही ने संदर्भ बताया, आपने एक संदर्भ बताया, सदियों से हो रहा है। माफ करो, आगे बढ़ो। जंतर मंतर के गालीबाजों को PM मोदी ने माफ कर दिया है। वो बच्चे भी सामने आ रहे हैं, उन्होंने भी अपनी गलती का एहसास किया है। नोएडा की ही रहने वाली 15 साल की एक लड़की ने जंतर मंतर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत भद्दी गालियां दी। वो हाथ जोड़कर माफी भी मांग रही है। वो कह रही है कि वो बहकावे में आ गई, प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहे। ये भी कहा कि उसने जो किया वो माफी के लायक नहीं है। 15 साल की बच्ची है, यानी कि जेन अल्फा है, जेन ज़ी नहीं है। अब वो ये कह रही है कि बहुत गंदी बातें वो बोल गई, नजरें तक नहीं उठा पा रही हैं। देशवासी उन्हें माफ कर दें, ऐसी विनती वो कर रही हैं। मैं CP गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ,
फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को, उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। अब ये जो बच्ची माफी मांग रही है, मैंने इसलिए कहा 15 साल इसकी उम्र है, हमने ब्लर कर दिया, हमारा नहीं दिखाना चाहिए चेहरा, लेकिन दुनिया ने देखा। जब गाली दे रही थी तब भी देखा, जब माफी मांगी तब भी देख रहे हैं। ये जो नई राह दिखाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, अब इस बच्ची के भी परिवार वालों को वो असहजता तो हुई होगी कि किसे पसंद आएगा उनका बच्चा खड़े होकर इस तरह से भद्दी गाली। प्रोटेस्ट करना अलग बात है, गालियां देना अलग बात है। हाँ बिल्कुल, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसको जो दो बातें कही, जो दो चीजें इसमें दिख रही हैं इस बच्ची की बातों में। एक तो इसने कहा कि वो बहक गई थी, उसको घूमने गई थी कनॉट प्लेस कुछ कहा और वहां देख रही थी, और उस रंग में रंग गई। एक तो ये होता है कि बच्ची है, आपने दूसरों को ऐसा करते देखा तो उसने ऐसा कर दिया। और दूसरी बात एक जो होती है गुस्से वाली, जो एक जो गाली होती है, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में जो आक्रोश है वो मैं समझ रहा हूं, ये वाक्य प्रधानमंत्री ने बोला। तो इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर को पता है कि जो पेपर लीक हुआ या जो बच्चों के साथ परीक्षा में समस्या आई थी, सीबीएसई बोर्ड की जो समस्या थी, इससे बच्चों में एक नाराजगी है, आक्रोश और बड़ा जेन्युइन है, और ये प्रधानमंत्री समझ रहे हैं। तो अगर उस गुस्से में, उस आक्रोश की अभिव्यक्ति के तौर पर अगर किसी ने इस तरह की बदजुबानी की है, गलत बात बोली है, तो प्रधानमंत्री ने उसको माफ किया। और ये अगर एक तरफ से माफी होती है ना, क्षमा एक ऐसी चीज है कि अगर एक तरफ से होगा तो दूसरी तरफ से भी उसको ऐसे ही किया जाएगा, वैसा ही रेसिप्रोकेट किया जाएगा, जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि उस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। मैं दो शब्द जो इसका पूरा फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से जो प्रेस नोट भी आया इसका, उसमें जो उन्होंने कहा, फॉरगिव एंड गाइड मिसगाइडेड चिल्ड्रन। वो ये कह रहे हैं कि यूथ टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक, यानी कि अपनी गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। फिर उन्होंने ये कहा कि उन्हें गाइडेंस चाहिए, पनिशमेंट नहीं चाहिए, इसलिए जो लोग एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं, जो नेम एंड शेम कर रहे हैं, उन चीज़ों से बचें, बल्कि उन्हें, यानी ऐसे बच्चों को आप सही रास्ता दिखाएं, उन्हें गाइड करें। एम्ब्रेस एंड रिफॉर्म, आप उन्हें अपनाइए और रिफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ें। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश था। उम्मीद करते हैं कि जो उनका संदेश है उनके पार्टी के बाकी सांसद भी समझें, प्रवक्ता भी समझें, बाकी कॉमनर भी समझें, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और इन तस्वीरों से वो बहुत ज़्यादा आहत हैं, वो भी ये बात समझें, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं। बात वंदे मातरम की भी कर ली। वंदे मातरम को लेकर देश की सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। लोकसभा और राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पास होने के बाद इस पर हिंदू मुसलमान शुरू हो गया है। मुस्लिम संगठन वंदे मातरम बिल पर सवाल उठा रहा है, इसे संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बता रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमाए हिंद वंदे मातरम बिल का विरोध कर रहे हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा है कि मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है, मुसलमान अपनी इबादत में किसी दूसरे को शरीक नहीं कर सकता। मदनी के मुताबिक वंदे मातरम के कुछ हिस्से इस्लामी आस्था के अनुरूप नहीं, मुसलमान को इसे गाने या स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जारी बयान में यह भी कहा गया, वंदे मातरम को कानूनी रूप से अनिवार्य करना धार्मिक और संवैधानिक स्वतंत्रता पर हमला है। किसी विशेष धार्मिक अवधारणा या विश्वास को देश के सभी नागरिकों पर थोपा नहीं जा सकता है। वंदे मातरम बिल 29 जुलाई को राज्यसभा और 30 जुलाई को लोकसभा से पास हुआ। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ये कानून भी बन जाएगा। कानून बनने के बाद राष्ट्रीय गीत को भी राष्ट्रगान जनगण मन जैसी ही कानूनी सुरक्षा मिलेगी। वंदे मातरम के गाने के दौरान अपमान करने या रुकावट डालने या फिर गड़बड़ी करने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना या फिर दोनों सजा हो सकती है। ओवैसी से लेकर तमाम मुस्लिम नेता और मौलाना ये कह रहे हैं कि यह बिल मुसलमानों के खिलाफ है। जब आप वंदे मातरम पढ़ते हैं तो वो तो एक भगवान और देवी के बारे में पूजा की बात है उसमें, और कहीं पर भी नेशनल सॉन्ग का डेफिनेशन नहीं है। तो आप इसको इस तरह से मुसल्लत कर रहे हैं देश के ऊपर, तो गलत है बिल्कुल। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसके स्टैंजास पढ़ लीजिए आप। मैं एक मुसलमान हूँ, मैं सिवाय अल्लाह की किसी की इबादत नहीं करता हूँ।
अगर मैं किसी की बात करूंगा तो मुसलमान कहाँ रहूंगा? तो आप तो आर्टिकल 25 का, 26 का, 29 का ग्रेव वायलेशन कर रहे हैं। वो भारत के अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ है, भारत के राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ है, भारत के आजादी से जुड़ा हुआ है, भारत के चिन्ह से, प्रतीकात्मक चिन्ह से जुड़ा हुआ है। इसलिए वंदे मातरम का विरोध करना उचित नहीं हो। ये जो बात अभी असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं या सज्जन जी अरशद मतनी कह रहे हैं, ये आज की चर्चा नहीं है। जिस दिन ये बिल लाया गया था, बिल पास हुआ, आज भी 10 साल पहले भी जब भी वंदे मातरम की बात आएगी मुसलमान अलग दिखाई नहीं, देगा। देखिए, ये जब रिलीजियस माइनॉरिटी और अपने कल्चरल राइट्स की बात करते हैं तो मेजॉरिटी कम्युनिटी ने संवैधानिक उन प्रावधानों को स्वीकार किया और स्वीकार करती है कि आपको कुछ विशेषाधिकार रहे। आप अपने संस्थान खोलेंगे, उसमें टैक्स नहीं लगेगा, तमाम तरह की बातें हों। जब ये हो रहा है तो वंदे मातरम को किया जा रहा है। राष्ट्रीय गान और तिरंगा जो ध्वज है उसके पैरिटी पे पहले भी माना जाता था, लेकिन इसका कानूनी प्रावधान नहीं था। फंडामेंटल ड्यूटीज में जब ये शामिल हो रहा है तो उसमें है कि अब आप इसका अपमान नहीं कर सकते हैं, रुकावट नहीं डाल सकते हैं, और कोई भी उस तरह की सार्वजनिक सरकार की संस्था है वहां पे इसका गान होगा और वही सम्मान मिलेगा जो कि राष्ट्रीय ये गान और राष्ट्रगान और हाँ, ये चीज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी डिबेट हुई। स्वतंत्रता संग्राम के समय में भी जो हमारे थे फाउंडिंग फादर्स एंड मदर्स, उनकी अवधारणा थी। उसको जब अब किया जा रहा है तो इसको हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से देखना। दूसरी बात देखिए, ये क्या होता है कि इस्लाम में नहीं होता है। यहाँ पे सिटीजनशिप आपकी जो है वो टेरिटोरियल है, वो स्टेट, वो रिलीजियस सिटीजनशिप नहीं है। अगर वो भाव है भी तो वो समाहित होगा उस राष्ट्रीय नागरिकता के अंदर में। उसके जो दायित्व हैं, एक नागरिक होने के नाते आपको मानना है, भारतीय नागरिक के नाते। कोई भी मुस्लिम नागरिक नहीं है या हिंदू नागरिक नहीं है या बौद्ध नागरिक नहीं है। तो ये आपत्ति जो है ये दिखाता है कि आपकी निष्ठा, आपकी परिकल्पना में आप कहीं भारतीय संविधान में ये ढूंढ रहे हैं कि मुस्लिमनेस या इस्लामिक आइडेंटिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल और इंडियन आइडेंटिटी, सिटीजनशिप जो है उसके ऊपर है। आप भारत के नागरिक हैं, उसमें आपकी पहचान माइनॉरिटी की है, उसके लिए अलग प्रावधान है। लेकिन जो भारत के नागरिक का दायित्व है, आप हिंदुओं मुसलमानों आपको मानना पड़ेगा। और ये जो कानूनी पैरिटी है, हमें नहीं लगता है कि इसमें कुछ होना चाहिए, उसमें कुछ देवी देवताओं के हैं, सब कुछ है, तो ये सिंबोलिज्म है, इससे कोई आपत्ति की बात नहीं है। वंदे मातरम सरस्वती है तो ज्ञान की बात हो गई, लक्ष्मी की आराधना है या दुर्गा की आराधना है तो वो शक्ति की, वो पावर की बात हो गई, वो सिंबोलिज्म है। लेकिन ये असदुद्दीन ओवैसी और मौलाना जी के गले नहीं उतरता है। संक्षेप में एक टिप्पणी आपकी। नहीं, बिल्कुल, अभी ये आपत्ति पहले से भी थी, अब ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए क्योंकि अब कह दिया गया है कि सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे। आज़ादी की लड़ाई के समय जब इस बात को लेकर के इस पर कंट्रोवर्सी हुई तो कांग्रेस के जिस अधिवेशन में इसको गाया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे, नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, सबने मिलकर के ये तय किया कि सिर्फ 2 अंतरे गाए जाएंगे, जिन 2 अंतरों में देवी देवताओं का संदर्भ नहीं आता है। तो वो 2 अंतरे गाए जाते थे। हालांकि तब भी विरोध था, ऐसा नहीं था कि तब लोग समर्थन करते थे, तब भी विरोध था। लेकिन अब 6 अंतरे गाए जाएंगे जिसमें सभी देवी देवताओं के नाम आते हैं, और उसके बाद नहीं गाए जाने पर, स्कूलों में गाया जाना अनिवार्य होगा, नहीं गाए जाने पर एक सजा का प्रावधान है। तो इसको लेकर के ये जो आपत्ति थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। इसका कोई पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन नहीं, वो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन जितना विरोध होगा, देखिए पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन आपने पूछा तो हम बता दें, हमको बताया कांग्रेस के लोगों ने, कोई व्यक्ति चाह नहीं रहा था कि इस पर चर्चा हो। सब चाह रहे थे कि ये पास हो जाए। जब 150 साल पूरे हुए थे, जब 150 साल पूरा हुआ तभी राहुल गांधी ने नहीं बोला था, और प्रियंका गांधी बोलने आई थी तो उसने छोटी छोटी बातें कह के बात खत्म कर दी थी। दोनों सदनों में अपोजिशन के लोग नहीं चाहते थे, उनको पता था कि जैसे चर्चा होगी, अगर वो बहुत विरोध करेंगे तो अलग मैसेज जाएगा, और अगर कुछ समर्थन में बोलेंगे तो अलग मैसेज जाएगा। तो ये चाह रहे थे कि भाई आप पास करा लीजिए, देखिए बिना चर्चा के पास हो गया, आप पास करा लीजिए, हम लोग को कुछ बोलिए मत, आप पास करा लीजिए। तो पॉलिटिकल इंप्लीकेशन ये है। बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और इसके साथ ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने टिकट बंटवारे और पार्टी के आंतरिक फैसलों को लेकर बड़ा बयान दिया है। मायावती ने बीएसपी के उम्मीदवारों के चयन को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। बीएसपी चीफ ने आकाश आनंद के रोल को लेकर भी कार्यकर्ताओं और नेताओं को क्लियर मैसेज दिया। मायावती ने 2 टूक शब्दों में कहा, यूपी समेत पूरे देश में प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर केवल वही लगाएंगी।
मायावती ने अपने भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद की भूमिका को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों को भी सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि यूपी में विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों का अंतिम फैसला वो करेंगी और अब तक करीब 2 दर्जन से अधिक उम्मीदवार तय किए जा चुके हैं। आकाश आनंद को लेकर तरह तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि देश में विधानसभा हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, इस दौरान उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने का अधिकार उनके पास है। वैसे भी बाय एंड लार्ज लोग यही मानकर चलते हैं पार्टी मायावती की है, चला मायावती रही हैं, टिकट मायावती फाइनल करेंगी। आकाश आनंद का नाम बस बीच बीच में उठता रहता है। मायावती को ये करने की बार बार जरूरत पड़ती क्यों है? इसलिए पड़ रही है कि जो दलितों की नई पीढ़ी है, खासकर जो जाटव और रविदास समाज है, लगभग 10 से 11% यूपी में है, उनके बीच में आ रहा है कि जब भीम आर्मी में चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता उभर गए हैं जिनका कम से कम जो एजिटेशनल पॉलिटिक्स में एक भूमिका रहती है, चुनावी तौर पे खुद भले ही जीत गए हों उतनी प्रभाव नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं कि बहन जी के बाद एक नई पीढ़ी है। तो वैसी स्थिति में कौन हो ये, लेकिन श्रद्धा उनकी अभी भी मायावती के साथ है। इसलिए देखिए पिछले चुनाव में 2024 में और उसके पहले 22 में भी तमाम खारिज करने के बाद भी उनको 80 लाख से ज्यादा वोट आया है, 24 में लगभग 10%। वैसी स्थिति में समाज में ये चूंकि चाह है तो हर कोई खुद को प्रस्तुत करता है। और आकाश आनंद को लेके चूंकि उनके भतीजे हैं, बार बार ये कह दी जाती है कि वो उत्तराधिकारी हैं, तो कई लोग टिकट पाने के लिए, तमाम चीजों के लिए उनके पास पहुंचते हैं। अब एक वो पार्टी जो ऑलरेडी चुनावी तौर पर हाशिए पे जा रही है, उसके लिए चिंता की बात है कि कम्युनिकेशन और लीडरशिप ही कंफ्यूज हो जाए, वो मैसेज गलत चला जाए। इसलिए मायावती को यह कहना कि अंतिम फैसला हमारे पास है, यह भी दिखाता है कि टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन में अब वो ज्यादा ऐसा तो नहीं वो अभिषेक बनर्जी जो भतीजे ने किया, इसके बाद मायावती पहले से सजग है कि मैंने अभी भतीजे को आगे नहीं करना है। हाँ, ये बात भी है। मायावती ने तो उनको अपना उत्तराधिकारी तो बना ही दिया है, राजनीतिक उत्तराधिकारी बना दिया है, और ये भी एक संकेत दे दिया है कि अनाउंस वही करेंगे, मंच पर भी अनाउंसमेंट वही करेंगे, टिकट की घोषणा वही करेंगे, लेकिन मंजूरी हमारी होगी, हमसे सहमति के बाद ही वो इस बात की घोषणा करेंगे। देखिए, आकाश आनंद को प्रोजेक्ट करना, एक नया चेहरा दिखाना मायावती की मजबूरी भी है, क्योंकि चंद्रशेखर जो राजनीति कर रहे हैं उनके सामने मायावती अपना चेहरा दिखा करके बहुत दिन तक नहीं राजनीति कर सकती हैं। वहां दिखाना ही है आकाश आनंद का चेहरा, तो इसलिए भी उन्होंने बड़ा संयमित एक बयान दिया है कि वो करेंगे लेकिन हमारी मंजूरी से करेंगे। सबसे पहले बात हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के इस हिस्से में इसलिए करेंगे क्योंकि वहां पर इस वक्त पाकिस्तानी फौज कातिल बनकर घूम रही है और टोली की टोली घूम रही है। निहत्थे कश्मीरियों पर कत्लेआम हो रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, औरतों का खून बहाया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना के जुल्म के खिलाफ कश्मीरियों का गुस्सा हर दिन के साथ बढ़ रहा है। विद्रोह की आग को दबाने के लिए मुनीर की फौज लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रही है। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलीबारी में 6 और लोगों की मौत हो चुकी है। मुजफ्फराबाद के अलावा रावलाकोट में पाकिस्तानी रेंजर्स की स्नाइपर्स ने एक ऐसे व्यक्ति को मार दिया जो प्रदर्शन में शामिल था और नमाज पढ़कर निकला ही भर था। पीओके के रावलाकोट, मीरपुर, कोटली में पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलीबारी और मौत को लेकर लोग सड़क पर हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। नारेबाजी लगातार मुनीर और शहबाज के खिलाफ हो रही है। पाकिस्तान से आजादी की मांग हो रही है। ये मुजफ्फराबाद की अवाम है भाई, इधर ले गए ये गोलियां बताएं, ये लगातार ये गोलियां मारे जा रहे हैं। ये है एफसीपीसी और रेंजर, ये है एफसीपीसी रेंजर जो नेता हम शहरियों पे गोलियां चला रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया, यूएनओ, अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया के बैनुल-अक़वामी अदारे ये देखें, ये मुजफ्फराबाद में ये क्या खून की आली खेली जा रही है। ये देखें, ये हमारे निहत्थे लोगों पर गोलियों की बौछार, ये है पाकिस्तान का कश्मीर जिसे वो कहता है ये मेरी शहरक है। ये हम लोगों पर गोलियां चलाने वाले दरिंदे, दुनिया जागे और ये देखे हम निहत्थे लोगों पर किस तरह गोलियां चलाई जा रही हैं। जिंदगी वाकई यहाँ कितनी मुश्किल है। वहाँ पे व्यक्ति बोल रहा है दुनिया जागे, और वो दुनिया के जागने की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा अगर सख्त रवैया इस पूरे मामले पर अख्तियार किया है तो वो केवल भारत है। बाकी पूरी दुनिया तो चुप बैठी हुई है। अमेरिका चुप है, रशिया चुप है, चीन चुप है, जो दुनिया की महाशक्तियां हैं वो तो सब चुप बैठी हुई हैं, पूरा यूरोप चुप है। पीओके इस समय बैटल ग्राउंड बना हुआ है। पीओके में हर तरफ खून ही खून बह रहा है। फौज सीधे आम लोगों पर गोली चला रही है, लेकिन अब पब्लिक पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ।
चारों तरफ भीड़ सड़क पर है, इसके बावजूद जबकि वो ये जानती है कि सामने से फायरिंग हो रही है, किसी के भी सिर पर ये गोली आकर लग सकती है, लेकिन इसके बावजूद सिर पर कफन बांधकर पीओके में लोग बाहर निकल चुके हैं। दुनिया क्या कर रही है? मास मर्डर हो रहा है, सामने से गोलियां चल रही है, भारत के अलावा कौन बोल रहा है? बिल्कुल। और ये इस नरसंहार को अभी देखिए 2 तारीख को कल मतलब दूसरे राउंड का इलेक्शन होना है। यहाँ जो पीओके का पहला इलेक्शन एकदम रिग्ड है, यहाँ तो पूरा रिग्ड ही इलेक्शन होता है। आप हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि 53 सीटें हैं, उसमें से 8 तो पहले आरक्षित कर रखी हैं महिलाओं के लिए, उलेमा के लिए, टेक्नोक्रेट के लिए। वो अपने सरकार अपॉइंट कर देती है, जो केंद्र की सरकार होती है, मतलब जहां नवाज शरीफ की पार्टी की सरकार है अवामी लीग की, वो अपॉइंट कर देगी। उसके बाद 12 सीटें भारत से, जो भारतीय कश्मीरी जो लोग हैं, हालांकि वो भी भारत का हिस्सा है, वो कश्मीर है, वो भी हमारा ही है, लेकिन इस नाम पर कि ये कश्मीरी प्रवासी हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में बसे हुए वहाँ नहीं है, उनको 12 सीटें, तो 53 में से आपने 20 सीटें आरक्षित कर दी, बाकी 33 सीटों के इलेक्शन होने हैं। 5-10 भी अगर जीत गए तो हो गया, आपकी सरकार बन गई। आप एक प्रॉक्सी सरकार, एक अपनी कठपुतली सरकार बिठाते हैं, और पहले ही राउंड में 13 सीटों में से 9 सीट उनकी नवाज शरीफ की पार्टी जो है अवामी लीग जीत चुकी है। तो अब ये सेकंड राउंड में करके अपनी सरकार बना लेने का इनकी अपनी जो योजना है, प्रॉक्सी बिठा देने का, और उसके लिए जो करना होगा सो करेगी। मुनीर भी करेंगे, शहबाज शरीफ तो कोई हैसियत है नहीं, वो तो चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहे हैं, और मुनीर अपनी कठपुतली सरकार बनवाने के लिए ये नरसंहार करवा रहे हैं। वहाँ 10,000 जवान और भेजे गए हैं, ताकि अगर कोई विद्रोह होता है, कोई भी व्यक्ति अगर उनके चुनाव को रिग्ड करने के काम में बाधा डालता है तो उसको मार डालो। इस तरह का नरसंहार हो रहा है वहाँ। भारत ने कठोर इस पर बड़ी चेतावनी दी है, आपत्ति जताई है, क्योंकि कुछ भी होगा, एक तो वो हमारा हिस्सा है भौगोलिक रूप से, कुछ भी होगा तो भारत पर उसका असर होगा, क्योंकि लोग अगर उधर से पलायन होता है तो लोग भारत की तरफ आएंगे। अमेरिका इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि मुनीर उनके फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, जिनको वो घर पे बुला के लंच कराते हैं। चाइना की समस्या ये है कि उसका सीपैक, जब भी जो बता रहे थे ये लोग कि सीपैक उधर से ही होकर गुजरता है। 46 या 50 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है वो, वहाँ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उनके, तो चाइना नहीं बोलेगा तो रूस उसका प्रॉक्सी है, वो क्यों बोलेगा? और अमेरिका इस समय फील्ड मार्शल बने हुए को अपना फ्रेंड बनाए हुए हैं, और चाइना के साथ 2G की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसलिए उम्मीद भी केवल भारत से सिर्फ भारत से है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा उठाए, जरूरत हो तो यूएन में ले जाए। किसी तरह के इंटरवेंशन की जरूरत है तो भारत को करनी चाहिए, मानवता के नाते भी, स्ट्रेटेजी के नाते भी। अब दिल्ली की भी बात हम कर लेते हैं। दिल्ली दंगा और आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन समेत 5 लोगों को उम्र कैद की सजा पर सियासत हो रही है। बीजेपी लोअर कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रही है। आम आदमी पार्टी पर ताहिर को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी ने ताहिर को बीजेपी का आदमी बता दिया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने दिल्ली दंगे के दोषी को पीड़ित बता दिया है। ताहिर हुसैन को फांसी की सजा देने की मांग भी इस बीच तेज हो गई है। IB अफसर अंकित शर्मा की फैमिली ने दोषियों को तो फांसी की सजा की ही मांग की है। ताहिर हुसैन का कहना यह है कि वो लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब हाई कोर्ट में अपील करेंगे। ताहिर के अलावा नाजिम, कासिम, अनस और जावेद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये पहले आप बबल बाइट जरा सुन लीजिए। कोर्ट ने कहा कि ये इंसाफ मिलेगा, हाई कोर्ट से मिलेगा। आपको लगता है इंसाफ? कोर्ट ने कहा कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लो। सर ये एक तरह से मैक्स फिक्स था। सज्जन जी, बीजेपी ने इस फांसी की माफ कीजिएगा, इस उम्र कैद की सजा का स्वागत किया। आम आदमी पार्टी तो उल्टा ही राग अलाप रही है कि ताहिर हुसैन ही बीजेपी का आदमी है, जबकि वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आखिर तक उनके नेता इमरान भी जो है वो इनके समर्थन में खड़े रहे। और AIMIM तो अलग बात कह रही है कि भाई ये क्योंकि ताहिर हुसैन है इसलिए उम्र कैद की सजा है। देखिए, इसमें एक तो राजनीतिक पहलू है, दूसरा कानूनी पहलू है। कानूनी पहलू ये है कि जब अंकित शर्मा की डेड बॉडी मिली और वो हुआ कि उनकी हत्या की गई थी, और उस समय जो दिल्ली में दंगे हुए थे उस संदर्भ में ताहिर हुसैन और उसके तमाम जो समर्थक थे उनके भी फुटेज आए थे कि जिसमें ये लग रहा है कि ये दंगे को भड़का रहे हैं, उस तरह की बयानबाजी चल रही है, सब कुछ हो रही है। तो उसके आधार पे लोअर कोर्ट से इन्हें सजा मिला है। हाई कोर्ट इसको कैसे रिव्यू करती है, पनिशमेंट का क्वांटम क्या रिवाइज करती है, जो भी होता है वो अलग बात है। लेकिन जहां तक बात राजनीतिक पहलू का है तो बीजेपी का स्टैंड समझ में आता है कि बीजेपी भाई कह रही है कि जो यहाँ की डेमोग्राफी है, और आम आदमी पार्टी के पास जब मुस्लिम पूरी डेमोग्राफी शिफ्ट हो गई कांग्रेस से, तो उसको देखते हुए बीजेपी का स्पष्ट है। लेकिन यहाँ पे देखिए, आम आदमी पार्टी ने हालांकि ताहिर हुसैन को उस समय हटा दिया था,
अपनी पार्टी से निकाल दिया था, लेकिन बावजूद इसके वो ये कहना कि वो बीजेपी का आदमी है, इसका कोई सिर पैर की बात नहीं है। अब यहां पे आम आदमी पार्टी की चिंता क्या है कि ओवैसी जैसे लोग जिनका स्टेक नहीं है, हाँ, तो जब वो आके कह रहे हैं कि जो दोषी है वो पीड़ित है, तो ये चुनौती अब आम आदमी पार्टी के लिए है। वो पीड़ित है और उसके पीड़ित के पक्ष में कौन खड़ा है? आम आदमी पार्टी है क्या? कांग्रेस है क्या? मुसलमान के साथ कौन खड़ा है? ये सीधी बात है। बिल्कुल, और यही पॉलिटिक्स ओवैसी करते हैं, और इसीलिए हम लोग बार बार ये चर्चा करते हैं, बंगाल के बाद भी, बिहार के बाद भी, कि मुसलमान अपना नेता इसीलिए तलाश रहा है कि सही और गलत, कानूनी पक्ष या संवैधानिक पक्ष का ख्याल किए बगैर कौन नेता मुसलमान के साथ खड़ा होता है। ठीक है जी। अगर बदरुद्दीन अजमल खड़े होते हैं, अगर हुमायूं कबीर खड़े होते हैं, अगर असदुद्दीन ओवैसी खड़े होते हैं, तो वो अच्छा है, वो उनको अपील करेगा। असदुद्दीन ओवैसी जो बात कह रहे हैं वो किसी तरह से कोई कानूनी पहलू पर तो बात कर नहीं रहे हैं। कैसे नहीं, जब कहा गया वहां कि भाई ये इतना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, जिस ब्रूटल तरीके से हत्या की गई है, जिस तरह से मारा गया है उनको प्लान करके कोल्ड ब्लड में, फिर नाली में फेंक दिया, हाँ, उसमें तो फिर कोई भी सजा कम है। इसके बावजूद अगर असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं आकर के, और बीजेपी का आदमी कोई बता रहा है, या वो कह रहे हैं उन्हीं वही पीड़ित है, तो ये अपनी पॉलिटिकल पोजीशनिंग उन्होंने कर ली है कि मुसलमानों के मसीहा हम हैं, मुसलमान तुम आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की तरफ मत देखो, हम तुम्हारे मसीहा हैं। और ये पॉलिटिक्स दिल्ली में ये मैसेज जा रहा है, और इसलिए जहां भी ये होगा, हम बार बार कहते हैं कि जहां भी ये लगेगा मुसलमान को कि यहां हम असदुद्दीन ओवैसी को वोट देंगे तो मुस्लिम हितों को नुकसान नहीं पहुंचेगा, वहां वो जरूर देगा। जहां मुकाबला दो मुसलमानों के बीच में होगा, दो मुसलमानों में से एक को चुनना है, तो वो असदुद्दीन ओवैसी के मुसलमान को चुनेगा। इस पर बीजेपी का रिएक्शन भी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तो कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने एक पोस्ट किया, आम आदमी पार्टी पर निशाना भी साधा। उन्होंने लिखा कि आज दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से जवाब चाहती है। ताहिर हुसैन को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया उनके सपोर्ट में खड़े रहे, उन्हें बचाने की कोशिश होती रही। क्यों? दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने भी ताहिर हुसैन को सजा के इस पूरी प्रक्रिया का, क्योंकि वो भी एक हिस्सा रहे, अब दिल्ली दंगे के मास्टरमाइंड भी पकड़े जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। एक बयान आप सुन लें। प्रक्रिया में न्याय हुआ है, लेकिन अभी और भी बहुत सारे मामलों में न्याय बाकी है। मास्टरमाइंड तक पहुंचा जाए, मास्टरमाइंड भी इसमें पकड़े जाएं, जो ताहिर हुसैन को, उमर खालिद को आज भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों का सच भी उजागर हो, उस दिन की भी प्रतीक्षा है। पॉलिटिकल पैटर्नेज मिलता है ऐसे लोगों को, ये पहले से ही आप कहते रहे। इस मामले में कम से कम अब नाम सामने आएंगे, वो लोग एक्सपोज होंगे, ऐसी उम्मीद है। एक्सपोज्ड हैं केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह, इनके जैसे लोगों ने ताहिर हुसैन को बार बार संजय सिंह ने बेगुनाह बताया, पकड़े जाने के बाद भी बेगुनाह बताया। मनीष सिसोदिया का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि हम शाहीन बाग के साथ खड़े हैं। अरविंद केजरीवाल उस वक्त मुख्यमंत्री थे और बिल्कुल गायब हो गए थे दंगों के समय, और उनके लोग सड़कों में आगजनी और हत्याएं कर रहे थे। तो सरकार की जो चुप्पी थी, उस वक्त की आपराधिक सरकार की जो चुप्पी थी, वही बता रही थी कि उस वक्त की सरकार किसके साथ खड़ी थी। किसी भी हिंदू के दरवाजे पर कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता मरहम लगाने के लिए नहीं गया, सहायता देने के लिए नहीं गया, पूछने के लिए नहीं गया। दंगों को पूरा का पूरा, हिंदू विरोधी दंगों में भी आप हमलावर पक्ष के साथ खड़े थे, सड़क बंद करने वाले लोगों के साथ खड़े थे। तो पॉलिटिकल जो शह है वो डेफिनेटली दंगाइयों को मिल रही थी, और आज भी उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। आज ताहिर हुसैन जो हमारे MIM पार्टी के प्रत्याशी थे पिछले चुनाव में, हमारी पार्टी के मेंबर भी हैं। अफसोस हुआ जान करके कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। जो खुद विक्टिम हैं इस दंगों के, उनको गुनहगार साबित कर दिया गया। जो आम आदमी पार्टी मुसलमानों के वोट से दिल्ली की सत्ता में काबिज रही 10 सालों तक, आज उन्हीं मुसलमानों को तौहीन कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मौका परस्ती का काम कर रही है। जिस ताहिर हुसैन के बारे में वो भाजपा के साथ होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि वो ताहिर हुसैन साहब का घर ही था जिसमें किचन कैबिनेट थी पूरी की पूरी। अरविंद केजरीवाल और पूरी उनकी टीम ताहिर हुसैन साहब के घर पे किचन कैबिनेट की तरह वहाँ मीटिंग होता था। और जिस कपिल मिश्रा के साथ बात कर रहे हैं, वो किनको चुनाव लड़ा रहे थे? कपिल मिश्रा तो आम आदमी पार्टी में थे ना उस वक्त, और उनके साथ ही थे। भूल गए क्या सौरभ भारद्वाज? कपिल मिश्रा तो आपके ही साथ ही थे। आइए बात पश्चिम बंगाल की करते हैं, जहां एसटीएफ ने आतंकी संगठन जैश की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। वर्तमान से जैश ए मोहम्मद के संदिग्ध आतंकी हामिम मंडल को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आतंकी हामिम मंडल पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड सज्जाद भट्ट का करीबी और जैश का एक्टिव मेंबर है। आतंकी हामिम के टारगेट पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी थे।
दावा यह है कि आतंकी हामिद मुख्यमंत्री पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था और शुरुआती जांच में दावा किया गया कि आतंकी हामिद पिछले 3 महीने से वर्धमान में रहकर सीएम शुवेंदु के रूट, सुरक्षा व्यवस्था, वीआईपी मूवमेंट से जुड़ी हुई जानकारी और लोकेशन अपने आकाओं को शेयर कर रहा था। आरोपी किन किन लोगों के संपर्क में था, पश्चिम बंगाल में किन किन लोगों से उसे मदद मिल रही थी, इसकी जांच के लिए उसे कब्जे से मिले हुए मोबाइल फोन और डॉक्यूमेंट्स की भी पड़ताल हो रही है। आज एसटीएफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी, डिटेल जानकारी देगी। जैश का एक्टिव मेंबर ये हामिद मंडल वर्धमान के रेनेफा हाउसिंग में किराए के फ्लैट में ही एक परिवार के साथ रह रहा था और एजेंसियों का कहना यह है कि इसी फ्लैट से वो अपनी आतंकी एक्टिविटी को ऑपरेट कर रहा था। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में ये वही टाउनशिप है जिस टाउनशिप में हमीम मंडल पिछले 2-3 महीना पहले किराए के फ्लैट में रहता था और ये वही फ्लैट है जिस फ्लैट में इस वक्त नाम लिखा हुआ है एकता मेहरा। इसी एकता मेहरा नाम के किसी महिला के से ये फ्लैट किराए में लिया था हमीम मंडल और अपने परिवार के साथ वो यहाँ पर रहता था। हमीम मंडल के बारे में जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रहा है कि ये सज्जाद भट्ट यानी कि पुलवामा अटैक के मास्टरमाइंड जो है उनका काफी करीबी था और उनका पास से जो डॉक्यूमेंट बरामद किया है बंगाल एसटीएफ ने और मोबाइल फोन जो बरामद किया गया है उससे ये पता चल पा रहा है कि वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के ऊपर हमला करने के लिए प्लान बना रहा था। तो बंगाल एसटीएफ ने कल इस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में पहुंचा और पहुंचते हुए वो जब जिम पे थे उस जिम से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद उनके घर पे उनको लाया गया और घर पे लाने के बाद लगातार पूछताछ किया गया और पूछताछ के बाद ये सामने आया कि ये हमीम मंडल जो है ये हमीम मंडल आतंकी संगठन जैश ई मोहम्मद के साथ जुड़ा हुआ है और इतना ही नहीं वो सज्जाद भट्ट यानी कि पुलवामा अटैक में के मास्टरमाइंड के साथ भी वो काफी करीबी था। ऐसे ही सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल से जैश ए मोहम्मद के आतंकी का पकड़ा जाना एक बहुत ही गंभीर मामला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आतंकी ने सिर्फ उन्हें ही नहीं हावड़ा के बीजेपी विधायक उमेश राय को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी। শুধু আমি তো নয় এসটিএফ বলবে কালকে শুনবেন আবার উমেশ রায় অলসো এই স্ক্যানারের মধ্যে ছিল বাকিটা আমি বলছি ভেরি সেনসিটিভ ইস্যু প্লিজ এর থেকে বেশি আমাকে দিয়ে বলাবেন না। এসটিএফ উইল অর্গানাইজ এ প্রেস কনফারেন্স। पश्चिम बंगाल में इस तरीके की घटना होना ये बहुत खतरनाक है। जैश ए मोहम्मद का आतंकी अगर है और इसमें केवल मुख्यमंत्री का ही जो बयान है सिर्फ खतरा उनका ही नहीं है बल्कि खतरा विधायक का भी है। नहीं देखिए जब तक टीएमसी की सरकार थी तब से ये बात सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस का भी इनपुट था कि बंगाल में इस तरह के जो एक तो रेडिकलाइजेशन चाहे वो पड़ोस में बांग्लादेश से हो और दूसरी बात कि इस तरह आतंकवादी गतिविधियों के लिए वो एक सेफ हेवन बन रहा है। खासकर जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वर्धमान तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट नहीं है तो ज़्यादातर इंटेलिजेंस की निगाह मुर्शिदाबाद और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट होती है वहाँ रहती है। अब ये देखिए वर्धमान सबसे सेंट्रली लोकेटेड, वो सेंट्रल बंगाल का हिस्सा है तो वहाँ पे किसी का ध्यान नहीं जाता है, वहाँ पे ये रह रहे थे। उसके अलावा इनके पीए की हत्या हुई चुनाव का रिजल्ट आते ही। अब देखिए कोई ये कहे कि टीएमसी या वो वगैरह की हिम्मत ही नहीं कि करवा दे आप अगर आप बंगाल, ये निश्चित तौर पे कोई और करवा रहा है जिसमें इस्लामिक संगठन हो, टेररिस्ट एक्टिविस्ट हो। उसके बाद जब ये उमेश राय की बात आ रही, उमेश राय हावड़ा में रहते हैं और हावड़ा में रहते हैं और पूर्वांचल का जो वोट जो हिंदी भाषी वोट कहते हैं उसके बड़े नेता हैं। इस बार वो जीत के भी आए हैं। 2021 के चुनाव में मात्र 5000 से वो रह गए थे। चुनाव जैसे भी हुआ था लेकिन काफी लोकप्रिय हैं। वहां पे भी उनकी गतिविधि ये होती है क्योंकि हावड़ा में इस तरह की डेमोग्राफिक आबादी है जिसमें बातचीत में आपको लोग बताएंगे कि काफी ज्यादा वैसे एलिमेंट है जहां सीधा धमकी दी जाती है, जान का खतरा होता है। तो ये जो बातें आ रही हैं ये हो सकता है टिप ऑफ द आइसबर्ग हो कि अभी आप सीएम को उमेश राय को कर रहे हैं। ये देखना चाहिए कि अब जब टीएमसी और पार्लियामेंट्री अपोजिशन वहां वीक हो रहा है उस वैक्यूम को कुछ वैसी ताकतें तो नहीं कर रही हैं विक्टिमाइजेशन का सेंस लाके नए रिक्रूट्स करके, ठीक है कि अब आपका कोई रहनुमा नहीं रहा, कोई पार्टी नहीं बची तो आप करें। तो बंगाल एक सिक्योरिटी स्टेट है क्योंकि वो बॉर्डर स्टेट है और वहां पे जिस तरह से डेमोग्राफी वेपनाइज हो सकती है और उसकी रिपोर्ट्स आ रही है उसमें ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है।
एक और खबर, राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के मंत्री बेटे दीपक प्रकाश को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर बने रहने पर जवाब मांगा है, क्योंकि एमएलए या एमएलसी बने बिना दीपक प्रकाश दूसरी बार मंत्री बने हैं। माना जा रहा है कि दीपक प्रकाश की कुर्सी को बचाने के लिए बीजेपी ने अपने एमएलसी देवेश कुमार का इस्तीफा ले लिया है, जबकि उनका कार्यकाल तो 8 महीने का भी बाकी था। माना जा रहा है कि देवेश कुमार की जगह दीपक प्रकाश बिहार विधान परिषद के सदस्य बनेंगे, जिससे उनकी मंत्री पद की कुर्सी बच जाएगी। अब इसे लेकर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने तंज कसा है। रोहिणी ने दीपक और देवेश की तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, आनन फानन में बलि का बकरा ढूंढ लिया गया। आपको बता दें कि दीपक प्रकाश नीतीश सरकार में भी मंत्री थे और नीतीश के इस्तीफे के बाद जब सम्राट चौधरी की सरकार बनी तभी दीपक प्रकाश को दोबारा मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। ये सारी कहानी तो हम लगातार दमदार 10 में बताते रहे हैं दर्शकों को कि उपेंद्र कुशवाहा ने कैसे अपनी पत्नी, खुद का, बेटे का, सबके लिए उन्होंने सत्ता में जगह ढूंढ ली है। लेकिन बलि का बकरा रोहिणी आचार्य तो ठीक बात कह रही है। देखिए, अब इसमें क्या है, एक राजनीतिक पहलू है, एक कानूनी पहलू है। कानूनी पहलू ये हुआ कि जब पहली बार ये नवंबर में सरकार बनी नीतीश कुमार की, तो दीपक प्रकाश मंत्री बन गए। सब हम किसी को ये अंदाजा नहीं था। उपेंद्र कुशवाहा के 4 एमएलए जीते थे, लगा था कि उनकी पत्नी या दूसरा कोई एमएलए बनेगा। उनको राज्यसभा मिल गई थी जब वो लोकसभा का हारे थे 24 में चुनाव, उसके बाद उनको राज्यसभा मिल गई थी। लेकिन उन्होंने आश्चर्यजनक तरीके से अपने बेटे को मंत्री बना दिया, जो किसी सदन के सदस्य नहीं थे। फिर वो सरकार बदली, वो तब भी सवाल उठता रहा कि कैसे जाएंगे, मंगल पांडे की सीट खाली हो रही थी, उससे जाएंगे। लेकिन वो सरकार बदली, नीतीश कुमार हटे, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, तो पहली बार, तब तक ये 3-4 महीने मंत्री रह चुके थे बिना विधायक हुए। फिर जब सम्राट चौधरी बने तो उस समय मंत्रियों ने शपथ ली थी, 3 ही लोगों की शपथ हुई थी। मई में इनकी शपथ दोबारा जब सरकार बनी तो फिर ये शपथ ले लिए। तो कानूनी पक्ष ये सुप्रीम कोर्ट में उठा है कि 2 बार शपथ हुई है एक ही सरकार में, मतलब सरकार बदली है लेकिन एक ही विधानसभा में, और दोनों बार ये नहीं रहे हैं, तो क्या ये दोनों टर्म मिला के 6 महीना होना चाहिए या हर टर्म में 6 महीना होना चाहिए? तो एक बार ये कानूनी सवाल है जिसका जवाब मिलेगा सुप्रीम कोर्ट के, उस पर जब फैसला आएगा तब। अब सुप्रीम कोर्ट ने परसों बहुत सख्त टिप्पणी कर दी, जिसके बाद कल आनन फानन में देवेश कुमार का इस्तीफा कराया गया है। अब उनका 10 महीने का कार्यकाल बचा हुआ है और वो राज्यपाल से मनोनीत एमएलसी हैं, तो तुरंत राज्यपाल मनोनीत कर देंगे दीपक प्रकाश को और वो एमएलसी हो जाएंगे 10 महीने के लिए। अब ये इसका राजनीतिक पहलू ये है, एक तो पहलू ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी का ध्यान रखा, उनके सम्मान का ख्याल रखा, लेकिन अपने का ध्यान नहीं रखा। हाँ, उसके बाद दूसरा राजनीतिक पहलू ये है, जो वहाँ इशू है, जो नैरेटिव है, वो ये है कि कुशवाहा मुख्यमंत्री आपने बना रखा है, इसके बावजूद आपको फिर उपेंद्र कुशवाहा को भी खुश करने की जरूरत है, आपको एक और कुशवाहा चेहरे की जरूरत है। ये इसका मतलब कि शाहबाद के इलाके में आपको अभी लग रहा है ऐसा। और दूसरा नैरेटिव ये है कि आपने कुशवाहा को एडजस्ट करने के लिए भूमिहार की बलि ली है। बिल्कुल, जो भूमिहार आपका सबसे बड़ा समर्थक ग्रुप रहा है, जिसके बारे में अभी कहा जा रहा था कि बांकीपुर में प्रशांत किशोर को साथ देगा, लेकिन उसके बाद भी खबर आई कि अंत में जाते जाते उन्होंने काफी हद तक बीजेपी की जान बचाई वहां बांकीपुर में, और उसके अगले ही दिन मतदान खत्म हुआ, उसके अगले दिन आपने देवेश कुमार की बलि ले ली। तो अब उस पर कंसोलिडेशन ये है कि हो सकता है कि मार्च में फिर राज्यपाल कोटे की 12 सीटें आ रही हैं, बीजेपी फिर उनको दे दे या कुछ और दे। लेकिन अभी ये नैरेटिव है कि आपने अपने एक बड़े कोर जो वोटर ग्रुप है उसको नाराज किया है।